स्वागत है आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आ जाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट डिक्टेशन और जॉब नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम पे आपकी डिक्टेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये है नई टेबल। आपका स्वागत है शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट पर। कुछ काम ज़्यादा हो जाने की वजह से आज हम टाइम पे फिर से दे नहीं पा रहे हैं। वैसे तो टाइम हमेशा हमारा ख़राब ही हो जाता है, दे नहीं पाते हैं टाइम पे कभी भी, लेकिन कोशिश करते हैं कि रोज़ रात को अपलोड कर सकें ताकि अगले दिन के लिए आपके पास मटेरियल हो। लेकिन आज कुछ ज़्यादा लेट हो गया है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो ये है टेबल, चलिए शुरू करते हैं। पहली टेबल है ये श्री आंजनेयम ट्रेडर्स के नाम की है, आशा एंड कंपनी। तो इसको पहले देखिए इसमें क्या क्या है सिस्टम। पहली सेल पूरी मर्ज एंड सेंटर है, दूसरी भी सेल मर्ज एंड सेंटर है और तीसरी भी सेल मर्ज एंड सेंटर है। कैसे? ऊपर दोनों की तो मर्ज एंड सेंटर आप समझ गए, लेकिन नीचे की खाली ब्लैंक रो को आप समझ नहीं पाते हैं कभी कभी, ठीक है, प्रेशर के कारण। तो उसके लिए चलिए हमने ये टेबल बना के रखी है एक्सेल शीट पे। टाइम नहीं वेस्ट करें क्योंकि ये बड़ी लंबी टेबल है। इसको हमने सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर को वापस दबाया तो इसमें देखिए एक छोटी छोटी सी लाइन्स आ गई हैं, ठीक है, जो कि हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन बॉर्डर नहीं है, लेकिन लाइंस हैं। ये ब्लैंक रो है लेकिन इसमें लाइंस हैं, तो इसका मतलब ये मर्ज एंड सेंटर नहीं है। मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये होता है कि हमने जहाँ तक की टेबल है वहाँ तक की रो को एक साथ सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दिया तो बीच की लाइंस चली गई, ये पूरा एक सेल बन गया, दैट इज़ मर्ज एंड सेंटर। तो ये था हेडलाइन का मतलब हेडिंग का। अब टेबल A11 से शुरू करनी है, लेकिन हमने A1 से शुरू की है। ध्यान रखिएगा, जो भी सेल एड्रेस दिया है उससे आपको शुरू करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमने MS वर्ड में जो टाइप किया है वो ही हमने यहाँ पे भी टाइप किया है। चलिए इसको देखते हैं। ड्रॉ द अबव मेंशन्ड टेबल, ओके, ड्रॉ कर ली। कैलकुलेट द सेल रेंज F5 टू F12, ये है F5, ठीक है। F5 से F12 तक की रेंज को हमें निकालना है। परसेंट दिया है एट द रेट ऑफ 3%, मतलब कमीशन का कॉलम है। तो देखिए कमीशन किस पे निकलेगा, सेल्स सैलरी पे तो निकलेगा नहीं क्योंकि सैलरी हमारी है, सेल्स अमाउंट पे निकलेगा। तो हमने इज इक्वल टू को लगाया मार्क और हमने सेल्स अमाउंट को सेलेक्ट किया। अब हमने इनटू को शिफ्ट +8 इंटू 3%, ये निकल आई सैलरी। सॉरी क्या नाम है इसका, ये कॉमा में आ रहा है, कॉमा से हमको इसको हटाना है, ठीक है। इसको कॉमा से पहले तो फॉर्मेट सेल में जाते हैं हम। चलिए इसको हमने हटा दिया है। इसको पहले सिंपल हम आपको करके दिखाते हैं। ये कमीशन हमने निकाल दिया, इसको हमने पकड़ के ड्रैग कर दिया, ये हो गया, पूरी वैल्यू निकल आई है होल नंबर्स की, ओके। तो ये क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके आगे है क्वेश्चन एक और, फाइंड आउट द HRA इन सेल G5 टू G12। ये है G5 HRA का कॉलम और ये है G12, मतलब इसमें हमको HRA 11% निकालना है। किस पे HRA किस पे मिलता है? HRA मिलता है सैलरी पे। और कुछ है जिस पे HRA मिलेगा? नहीं मिलेगा, कॉमन सेंस है कि सैलरी पे ही मिलेगा। तो सैलरी को हमने सेलेक्ट किया और हमने इनटू लगाया और 11% देकर एंटर दबा दिया। ये देखिए एंटर लगाकर नीचे वैल्यू आ गई। अब इसको ड्रैग प्लस के साइन से ड्रैग कर दिया, HRA भी निकल आया। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन के, एक ही क्वेश्चन पे हैं अभी हम लोग। एंड ऐड ए न्यू कॉलम बिफोर एक्चुअल सैलरी। अच्छा, एक न्यू कॉलम एक्चुअल सैलरी के बिफोर में ऐड करनी है। तो बिफोर में जाने के लिए हमने एक्चुअल सैलरी पे किया, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट शीट कॉलम्स में हमने डाल दी कॉलम, एक नई कॉलम, एक कॉलम डाल दी। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एक्चुअल नेम्ड इट एज पर्सनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और क्या है, मेंशन द गिवन वैल्यूज, ठीक है। तो हम पहले पर्सनल एक्सपेंडिचर की हेडिंग डाल दें, PERSONL, पर्सनल एक्सपेंडिचर। इसको थोड़ा वाइड कर लें, ऑटो फिट। अब जो है गिवन मेंशन, देखिए अब इसकी मेंशन दी है एक टेबल, जैसा कि क्वेश्चन पेपर में दिया रहा होगा वैसा ही कुछ इसको बनाने की कोशिश की गई है। तो इसमें देखिए ये बोल्ड है और ये है नॉर्मल। तो क्वेश्चन ये उठता है कि बोल्ड है ये और ये नॉर्मल है, तो क्या क्वेश्चन टेबल में ये भी बोल्ड होगा? तो देखिए हमारी समझ से ये बोल्ड नहीं होगा।
क्योंकि इसको अलग से ऐड किया गया है ये दिखाने के लिए, हाईलाइट किया गया है कि भाई आपको पर्सनल एक्सपेंडिचर में ये जोड़ना है, इनके नाम के आगे ये जोड़ना है, इसलिए इसको हाईलाइट किया जा सकता है। शायद यही इसकी वैल्यू है, मतलब इसका मतलब है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे बोल्ड नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम इसकी वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं। हम इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं, पूरा कॉपी हमने कर लिया इसको, और कॉपी करके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, ये हमारी वैल्यू यहाँ पे एंटर हो चुकी है। ठीक है, लास्ट में 13250। तो ये पर्सनल एक्सपेंडिचर मेंशन द गिवन वैल्यूज क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ तक। अब है फाइंड आउट द एक्चुअल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉई यूजिंग अप्रोप्रिएट फंक्शन। अब एक्चुअल सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है, तो एक्चुअल सैलरी कैसे निकलेगी? एक्चुअल सैलरी निकलने का तरीका ये है, नॉर्मल सी चीज़ है, जो चीज़ हमें मिल रही है वो हमारी सैलरी है। तो सैलरी का एक कॉलम तो दे दिया है, हमने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया, सैलरी का कॉलम सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू प्लस दबा दिया। अब सेल्स अमाउंट पे हम आते हैं। सेल्स अमाउंट तो हम बेच रहे हैं सामान, तो ये तो सैलरी में आएगा नहीं, इसलिए ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। अब कमीशन पे हम आते हैं, तो कमीशन, हमें कमीशन भी मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है। भाई हम जितना बेचेंगे ज़्यादा हमें उतना कमीशन मिलेगा, तो ये हमें 3% दे रहे हैं, तो हमने इसको भी कमीशन सैलरी में ऐड होगा, सैलरी में हमने इसको भी प्लस कर लिया। अब फिर से हमने शिफ्ट और प्लस का साइन लगाया। अब HRA भी हमको हर महीने मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, तो भाई ये भी जब हमको मिलता है तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं एज ए क्वेश्चन। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। पर्सनल एक्सपेंडिचर को तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे ना, पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि ये तो खर्चा है हमारा, जब पूरी सैलरी हमको मिल जाएगी तो हम पर्सनल एक्सपेंडिचर अपना कर सकते हैं। अब हम हाउस रेंट अलाउंस अगर हमें कैश में मिलता है तो हम ज़रूरी है कि हम इसको किराया ही देंगे, हम तो कुछ भी खर्चा करेंगे ना, हमारी मर्ज़ी, हम चाहे जितना उड़ाएं। ठीक है, तो हमने एक्चुअल सैलरी निकाल ली और इसको ड्रैग करके नीचे ले गए, ये पूरी सैलरी हमारी कैलकुलेट होके आ गई है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन सही है। चलिए सही है, आगे चलते हैं। फाइंड आउट द एक्चुअल सैलरी हो गया। इंसर्ट ए न्यू कॉलम अंडर द हेडिंग जे। चलिए ठीक है, जे में हमको हेडिंग में एक कॉलम बनाना है। नेम्ड इट एज फंड्स, बॉर्डर इट, मतलब हमें फंड्स देना है। जे कहाँ है? जे ये है। अच्छा, तो चलिए यहाँ पे हम जे में फंड्स दे देते हैं। फंड्स हमने दे दिया। अब बॉर्डर इट करना है, तो बॉर्डर इट हमने ऐसे पकड़ा, इसको हमने बॉर्डर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉर्डर। अब क्या दिया है क्वेश्चन में? एंड फिल द एग्जैक्ट वैल्यूज स्क्रिम्प्ड बाय ईच एम्प्लॉई इन द रेंज ऑफ कॉलम जे। स्क्रिम्ड, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। इसका मतलब होता है बचत, मतलब सेविंग। बंदों ने कितना सेव किया है, ठीक है, तो उनकी सेविंग क्या है। तो सेविंग कैसे निकलेगी? देखिए बड़ी टेबल है, कंफ्यूज करने के लिए टेबल बनाई गई है ताकि आपका दिमाग चल सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ इज इक्वल टू का मार्क लगा दिया। ठीक है, अब सैलरी दी है, सैलरी के पहले तो कुछ नहीं है ना, नहीं है, चलो सैलरी दी है, सेल्स अमाउंट दिया है, कमीशन, HRA, पर्सनल एक्सपेंडिचर दिया है। अब फंड्स का मतलब हो गया स्क्रिम्ड अमाउंट, मतलब जो बची हुई पैसा, जो बचा हुआ पैसा है वो क्या है, कैसे निकलेगा बचा हुआ पैसा। तो भाई सैलरी में अभी कमीशन भी मिला हमको महीने में, फिर हमको HRA भी मिला। अब जब हमको ये मिल गया है तो हम उड़ाएंगे पैसा। ठीक है, तो एक्चुअल सैलरी क्या निकली है? HRA प्लस कमीशन प्लस सैलरी। तो हमने एक्चुअल सैलरी को क्लिक किया, हमने माइनस का साइन लगाया और हमने पर्सनल एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया सेलेक्ट करके, और निकाल दी हमने अपनी क्या वैल्यू। इसको हम 14 नंबर कर देते हैं फॉन्ट साइज, क्योंकि ये 14 नंबर हमारी फॉर्मेट है, इसलिए इस पर आप मत जाइएगा। आप सिर्फ फंड्स को देखिएगा कि इसमें बचत कितनी हुई, मतलब सेविंग्स कितनी हुई। एक्चुअल सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर, तो हमारी सैलरी निकल आई है। इतना हमारे पास सैलरी का पैसा बच गया है महीने के अंत में या महीने के बीच में, कभी भी एक्सपेंडिचर निकालने के बाद। ओके, तो ये हो गया हमारा फंड्स का क्वेश्चन सॉल्व। फंड्स इसलिए दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया गया है क्वेश्चन में। अब देखिए नीचे 5th क्वेश्चन है, ऐड 4 न्यू रोज। ठीक है, एट द एंड आफ्टर ए ब्लैंक रो, 4 नई रो एंड में जोड़नी है टेबल के। आफ्टर ए ब्लैंक रो मतलब एक ब्लैंक रो भी बनानी है, ये ब्लैंक रो भी हमें बनानी है और 4 रो जोड़नी है, मतलब
1 2 3 4 5, टोटल 5 रो का खेल हमें करना है। हमने 5 रो को सेलेक्ट करके जल्दी से बॉर्डर दे दिया। अब इसमें हम टाइप नहीं करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करिए। इसमें हमने पहले दे दिया 4-5 रो गिन के, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत में ही दिया है कि 4 रोज इंक्लूडिंग ब्लैंक रो हमें ऐड करनी है। अब नेम्ड इट एज काउंट, तो चलिए ये डेट का फॉर्मेट है, डेट में हम नहीं करेंगे। एक कॉलम, एक रो हमने छोड़ दी, नीचे हम ऐड करते हैं काउंट, COUNT काउंट। फिर क्या है, काउंटा, काउंट ए, फिर क्या है, काउंट ब्लैंक, ठीक है। फिर क्या है, काउंट F। चलिए इसको भी हम 14 दे देते हैं। 14 इसलिए क्योंकि भाई हमारा ये फॉर्मेट है, आपको दिखाने के लिए बड़े बड़े अक्षर होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये है, हमने काउंट का हमने हेडिंग दे दी, इसको हमने डेट को एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है सिस्टम काउंट को निकालने का। इस टेबल को बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जा सके फार्मूलाज के बारे में, और किसको किसको क्या क्या कैसे करना है उसके बारे में। तो काउंट के लिए हम इक्वल टू का मार्क लगा के काउंट को टाइप करेंगे। काउंट आ गया तो टैब दबाएंगे, काउंट का ब्रैकेट लग गया, मतलब फॉर्मूला लग गया। अब काउंट का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें लिखा है सिंटेक्स में वैल्यू 1 वैल्यू 2, मतलब हम चाहें तो एक ही सेल में इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करके हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, काउंट की वैल्यू एक ही सेल में, ठीक है। जैसे ये हमने निकाला और हमने इसको एंटर दबा दिया तो टोटल निकल के आई वैल्यूज 56, मतलब 56 सेल्स हैं जिनमें नंबर्स हैं केवल। ये अल्फ़ाबेट्स को इसने काउंट नहीं किया है। काउंट का मतलब सिर्फ नंबर्स काउंट करना है, ठीक है। तो हम अभी के लिए इसको डिलीट कर देते हैं और हम सिर्फ देते हैं क्या, क्योंकि अलग अलग कॉलम अलग अलग सेल दिए हैं सबके लिए, तो हम अलग अलग काउंट का फॉर्मूला लगाकर इसको निकालेंगे। तो हमने पहले यहाँ पे दे दिया काउंट, ये लीजिए काउंट दे दिया हमने, ठीक है। अब काउंट का मतलब क्या है, एंटर 0, ओहो 0 आ गया, कैसे, क्योंकि इसमें कोई नंबर्स ही नहीं है, ठीक है। अब हमने इसको पकड़ के ड्रैग कर दिया, पूरा खींच के लंबा कर दिया, ये लीजिए ये सब में 8 आ गया, क्यों, क्योंकि इन सब में नंबर्स हैं सारे सेल्स में। चलिए ये सही हो गया। अब काउंट ए में चलते हैं। काउंट ए का क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू दबाकर काउंट ए में जाके डबल क्लिक। अब काउंट ए का क्या मतलब है, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे हम लोग। काउंट का मतलब क्या था, जिसमें नंबर्स हैं सिर्फ वो, और काउंट ए का मतलब क्या है, काउंट के बाद ए अल्फ़ाबेट जुड़ गया, इसका मतलब ए का मतलब होता है अल्फ़ाबेट। तो हम इससे याद कर सकते हैं इसको कि काउंट का मतलब केवल होता है गिनती जिसमें नंबर्स हो, और अगर ए भी जुड़ गया है तो गिनती और अल्फ़ाबेट्स दोनों के सेल्स को ये काउंट करेगा। हम चाहें तो इसको भी पूरा सेलेक्ट कर लें, यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और दबा देंगे एंटर, तो ये बता देगा टोटल 92 सेल्स हैं जिसमें अल्फ़ाबेट भी लिखे हैं और नंबर्स भी लिखे हैं। तो हमें ये तो चाहिए नहीं है, तो हमने इसको क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया। अब हम सबका सेपरेट अलग अलग निकालेंगे। आप चाहें तो ऊपर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से लेके आपको शो करेंगे। ये है, और हमने एंटर कर दिया रेंज लेकर, तो देखिए 8 कॉलम्स आ गई, 8 सेल्स आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल में नंबर तो नहीं है लेकिन अल्फ़ाबेट हैं, तो उसने अल्फ़ाबेट को भी गिना है। अगर नंबर होते तो नंबर को भी गिन के वो यहाँ पे 9 कर देता, अगर यहाँ पे खाली रो में नंबर होता तो। जैसे ये हमने 9 लिख दिया है, अब हमने एंटर कर दिया तो देखिए इसमें कहाँ गया ये, अच्छा हमने इसको सेलेक्ट ही नहीं किया इसीलिए इसके वैल्यू यहाँ चेंज ही नहीं हुई है, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं और हम ये वैभव जहाँ पे है, हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया था रेंज, इसलिए यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुई। हम वैभव को 9 कर देते हैं और एंटर दबा देते हैं, तो भी अच्छा ये भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे नहीं हुआ। चलिए देखते हैं क्या सिस्टम है इसका। C12 तक हमने इसको रेंज को सेलेक्ट किया है, ये हमने सेलेक्ट किया इसको काउंट ए को सेलेक्ट करके 8
अच्छा, वो 8 सेल्स ही देगा, चाहे नंबर काउंट करेगा चाहे कुछ भी काउंट करेगा, वो 8 सेल्स ही देगा। सॉरी, हम खुद कंफ्यूज हो गए, पहले इसको डिलीट कर दें। ठीक है, अब रेंज सेलेक्ट अभी नहीं हुई है, फिर से इसको डिलीट कर दें, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हमने इसको सेलेक्ट किया पूरा 12th सेल तक हमने रेंज सेलेक्ट की और हमने दबा दिया एंटर। अब ये 8 इसलिए दे रहा है, और यहाँ वैल्यू क्यों नहीं चेंज हुई थी, क्योंकि काउंट ए अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को चूज़ करता है, इसीलिए हम यहाँ पे 9 भी लिख देंगे, एंटर दबा देंगे तो भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये लेकिन यहाँ काउंट में नंबर वैल्यू चेंज हो गई है, इसलिए क्योंकि यहाँ 0 थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ कर देते हैं वैभव को, और इसी को हम डिलीट कर देते हैं। तो देखिए, डिलीट करने की वजह से ये काउंट ए 7 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसमें ना ही नंबर है ना ही अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ये काउंट ए का फॉर्मूला हो गया। तो अब हम इसको एज इट इज़ वापस लिख देते हैं। किसी भी एक सेल को पकड़ के हमने डिलीट कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर हमने उस वैल्यू में डिलीट किए हुए जो ब्लैंक कॉलम हमने सेल बनाया उसमें कोई भी नंबर लिख देते हैं 6 और एंटर कर देंगे, तो देखिए हमारी काउंट की वैल्यू चेंज हो गई और इसकी वैल्यू वापस 7 से 8 हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको एज इट इज़ कर देते हैं, तो ये देखिए 0 हो गया और नीचे 7 हो गया। काउंट ए का आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब क्या है, अब हम इसको भी ड्रैग कर देते हैं सब में। ये हमने पकड़ के इसको किया है ड्रैग, तो ये सब में 8 8 8 8 बता देगा, क्योंकि जिसमें नंबर है उसमें नंबर बता दिया, अल्फ़ाबेट होता तो सारा अल्फ़ाबेट भी बता देता ये। चलिए, यहाँ पे हमने कुछ दिया नहीं। इसका नाम क्या था बंदे का, ऋषि के बाद नाम था किरण का। चलिए इसको हम किरण लिख देते हैं। ठीक है, चलिए किरण हो गया। अब ये आपका सॉल्व हो गया। काउंट ब्लैंक आते हैं। काउंट ब्लैंक में क्या होता है कि काउंट ब्लैंक में हमने इसको लिख दिया काउंट ब्लैंक और टैब दबा दिया, काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लग गया। अब काउंट ब्लैंक का मतलब होता है जितने ब्लैंक कॉलम्स हैं, सेल्स हैं, वो सब काउंट करके ये बता देगा। जैसे हमने पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब उसके बाद हम वापस जाएंगे और एंटर दबा देंगे, तो इसने सिर्फ 28 सेल्स ही बताए हैं। नंबर ऑफ सेल्स 28 हैं जो ब्लैंक हैं, जिनमें कोई नंबर कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। ओके, तो इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। हमने इसको पकड़ा और हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हम इसी सेल को लेते हैं। ठीक है, अब इस सेल को हम पूरा पहले 12 तक सेलेक्ट करेंगे रेंज को और एंटर दबा देंगे, तो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी ब्लैंक नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर से इसको हम डिलीट करते हैं फॉर्मूले को, मतलब सिर्फ रेंज को, और रेंज को हम सेलेक्ट करते हुए 13 तक लेके आते हैं। तो 13 में सिर्फ एक है, ठीक है, ब्लैंक, तो ये 1 दिखा देगा। ठीक है, इजी हो गया, समझ में आया फॉर्मूला, काउंट ए, काउंट और काउंट ब्लैंक। अब इसको हम वापस डिलीट करके सिर्फ इसकी रेंज निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इस ब्लैंक रो का कोई मतलब नहीं दिया गया है। तो हमने इसको दिया एंटर, तो 0 रोज़ निकल आ गई। अब हम इसको सब को सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो हमारी काउंट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये था काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। अब काउंट एफ आ गया, तो इक्वल टू दबा के काउंट एफ हमने कर दिया और टैब दबा दिया, तो अब काउंट एफ आ गया। अब काउंट एफ के लिए एक कंडीशन दी है यहाँ पे, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, इसको तो कैलकुलेट करना है, एंड काउंट एफ कैलकुलेट अंडर द हेडिंग बी ओनली, मतलब सिर्फ बी हेडिंग में ही हमें कैलकुलेट काउंट एफ करना है। काउंट एफ में होता क्या है इसको जान लीजिए। काउंट एफ में देखिए सिंटेक्स है रेंज, पहले हमको रेंज देनी है। ठीक है, तो हम रेंज इसकी दे देंगे। ठीक है, हमने रेंज इसको पकड़ के ये दे दी। ठीक है, अब हम कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगा दिए तो देखिए नीचे क्राइटेरिया लिखा है। हमें क्या ढूंढना है इस रेंज में, तो हमें ढूंढना है कि इसमें कितने मनोज, कितने ऋषि, कितने किरण, कितने राजन है। तो हमने क्या किया, हमने मनोज का नाम लिख दिया, मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमा लिखा, MANOJ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए इसमें एंट्री आ गई 1 की, मतलब सिर्फ एक ही सेल में मनोज है। मतलब काउंट एफ का मतलब ये होता है कि हमें काउंट तो करना है लेकिन कंडीशन के साथ काउंट करना है, अपने मर्जी की चीज़ पाने के लिए। ठीक है, तो इसमें 1 दे दी। अब हम इसको डिलीट करते हैं, उसकी रेंज को हम कर देते हैं दूसरी रेंज, आपको समझाने के लिए। हमने इसकी रेंज को कैंसिल कर दिया। अब हमने यहाँ पर रेंज ले ली, साउथ ईस्ट के सेल से ड्रैग करके नीचे तक ले आए 12th रो तक, और हमने एंटर दबा दी, सॉरी एंटर नहीं, कॉमा दबाएंगे और क्राइटेरिया देंगे कि हमको वेस्ट देखना है।
इन्वर्टेड कॉमा वेस्ट, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबा देते हैं, वेस्ट, सॉरी एंटर दबा दिए तो देखिए वेस्ट के 4 कॉलम्स आ गए, 4 सेल्स आ गए, सॉरी, क्योंकि इसमें 4 बार वेस्ट लिखा हुआ है। तो काउंट इफ में चाहे नंबर हो चाहे अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हम काउंट इफ में कंडीशन देख के अपनी मर्जी के मुताबिक वैल्यू निकाल सकते हैं। ये काउंट इफ का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे हमने रेंज गलत सेलेक्ट की है आपको समझाने के लिए। हम इसको यहाँ से फिर से ऐसे कर देते हैं और वैभव तक, और हमने इसको कर दिया कॉमा लगाकर मनोज, या कोई भी नाम दे दीजिए, हम रैंडम नाम दे देते हैं मनोज, और एंटर। तो इसमें एक कॉलम आ गया जिसमें कि हमें चाहिए था ये, लेकिन अब इसको सेल्फ ड्रैग नहीं करना है क्योंकि इसने निकाला क्या, कैलकुलेट अंडर द हेडिंग बी ओनली, सिर्फ बी की हेडिंग के नीचे हमको करना था। अब अच्छा यहाँ बी क्यों दिया है, या क्वेश्चन में बी क्यों दिया है, हम तो सी में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बनाने से पहले, मतलब टेबल बनाने से पहले हेडिंग को ऐड नहीं किया गया था। इस वजह से ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, ए कॉलम से शुरू हुई थी, और जो ये कॉलम था इसको डेट के कॉलम से लिया गया था, मतलब डेट के सेल से लिया गया था, इसीलिए बी को इसने क्वेश्चन में डाला हुआ है। तो ये क्वेश्चन बनाने वाले की मिस्टेक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम जो अभी हुआ है आपका 6 तारीख को, उसमें भी कुछ ऐसी ही मिस्टेक शायद हुई होगी कि क्वेश्चन बनाने से पहले उन्होंने सारे सेल्स को एज इट इज़ ले लिया शुरू से, लेकिन जब सॉल्व करने की बारी आई, जब बच्चों को देने की बारी आई, तो उन्होंने सेल्स को डिफरेंट कर दिया अलग अलग एंट्रीज़ करके। इस वजह से क्वेश्चन पेपर में दिक्कत आई, जो कि अभी आपको दिक्कत दिखाई दे रही है, ठीक है। ये एकदम प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब चलिए आगे क्या करना है, अब है लास्ट क्वेश्चन, पुट ऑल द वैल्यूज़ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो सारी वैल्यूज़ को 2 डेसिमल प्लेसेस तक पुटअप करना है। तो देखिए सिंगल जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनमें डेसिमल तो लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन के आगे क्या कह रहा है, एंड सेपरेट द मेंशन्ड डिजिट्स विद कॉमास। अब एक डिजिट को कॉमा से मेंशन करना तो बेवकूफ़ी होगी, इसलिए ऑटोमेटिक सारी वैल्यूज़ यहाँ से ले लेते हैं। डेट को भी करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि डेट का फॉर्मेट अलग होता है। तो हम सारे नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे हमने कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोनों चीज़ लिखी हुई हैं, आपको ध्यान देना है कि डेसिमल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो हमें डेसिमल लगाने हैं, और प्लस सेपरेट द मेंशन्ड डिजिट्स विद कॉमास, मतलब कॉमा भी हमको देना है। एग्जाम में भी ऐसे ही आया था कि कॉमा और 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको देना है, एक ही क्वेश्चन में था ये। तो हमने राइट क्लिक किया और हमने फॉर्मेट सेल पे हम गए। अब फॉर्मेट सेल में नंबर है, उसके अंदर कैटेगरी है, उसके अंदर नंबर, फिर से हमने नंबर को सेलेक्ट किया। अब देखिए इस डायलॉग बॉक्स को ये बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वो ये है कि नंबर में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ डेसिमल प्लेसेस भी दिया है और यूज़ 1000 सेपरेटर कॉमा भी दिया हुआ है। हम इसको चेक कर देंगे, मतलब टिक लगा देंगे, और एक ही समय पे हम डेसिमल प्लेसेस बाय डिफ़ॉल्ट 2 रहता ही है, हम इसको 2 जैसा है वैसा ही रहने देंगे। अगर आपको 3 चाहिए, 4 चाहिए डेसिमल प्लेसेस, तो आप यहाँ से ऐसे दे सकते हो मैनुअली, और नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 रहता ही है, जो कि क्वेश्चन में मांगा हुआ है। तो हमने यहाँ से बस ओके कर दिया, तो हमें ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ डेसिमल को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में हमने कॉमा भी लगा दिया और हमने डेसिमल प्लेसेस भी जोड़ दिए, तो हमारा ये क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो ये थी आज की टेबल, और इसमें हमने ये समझाने की कोशिश की है आपको कि आपके जो भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले हों और टेबल थोड़ी लेंदी हो, इसको टाइप करिएगा। इसकी PDF हम क्वेश्चन पेपर के मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ओके। तो इसको देख के हमें रिव्यू बताइएगा कि आपको ये टेबल कैसी लगी, और जो गलतियाँ हो गई हैं उन्हें माफ़ कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये टेबल ना किसी ने भेजी है, ना मतलब कहीं से मिली है, ये किसी ने दी नहीं है। ये टेबल खुद से बनाई गई है। तो जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपना पूरा एकदम दिमाग और कलेजा लगा के दे दिया है, इसलिए काहे कि आपको समझ में आ जाए कि भैया इसमें क्या है, ठीक है। तो थैंक यू।